हम्म। अच्छा, तो वो उसने ओरिजिन के बारे में नहीं, ये नहीं पूछ रहा, सॉल्विंग के लिए जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। 12 टर्म के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन टर्म की डेविएशन के साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ आती है, ठीक है। और फिरेंजियल स्वॉल्विंग के लिए 5-7 जो है वो जनरल सेंसेशन और मोटर सेंसेशन, अगर मैं बात करूँ या ऑल ओवर सेंसेशंस की बात करूँ, तो 5 उधर सप्लाई करती है, ठीक है। और स्वॉल्विंग के साथ इसलिए जो है वो 11 का, जैसे सेंसरी नर्व है, उसको तो कोई रोल ही नहीं है। और 12 का टर्म की डेविएशन में रोल होता है, ठीक है। आप 12 के साथ आपको पता है कि वो आउटर साइड पे, आप जब उसको पेशेंट को कहते हैं कि जुबान बाहर निकाल के साइडों पे करे, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे करे, इसी तरह ही जुबान के अंदर रख के मुंह पे राइट और लेफ्ट साइड पे उसकी जुबान जब बक्कल के साथ आप लगवाते हैं तो उस पर जोर लगाते हैं, ठीक है, कि इसको नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अभी इसको इतना याद कर लो कि swallowing के साथ जो फिफ्थ नर्व होती है ना, वो क्योंकि फ्रंट ऑफ द टंग के लिए जो तमाम किस्म की सेंसेशंस हैं वो सप्लाई करती है। फिर जो सेवन नर्व होती है वो टेस्ट सेंसेशन के लिए होती है, ठीक है। फ्रेंजियल फेज ऑफ swallowing में 9-10-7-5 होगा। हाँ, फ्रेंजियल फेज के अंदर फिर क्या आ जाता है कि 9-10 तो आएगी हमारे पास, ठीक है, लेकिन 11 और 12 फ्रेंजियल फेज में नहीं आ सकती, ठीक है। 11 और 12 का ये है कि 12 तो वैसे भी हमारी मूवमेंट ऑफ टंग की डेविएशन के लिए है, और 11 वैसे ही एसेसरी नर्व है, तो 5 और 7 का तो फिर भी रोल है टंग के साथ, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट सुटेबल 5, 7, 9 और 10 बनता है, ठीक है। 11 का बिल्कुल कोई रोल नहीं। 268 द क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया इज पेस्ड बाय द सेफेलिक वेन, ये रिपीट है। 269 टू अबाउट thoracic duct start from the level of the 12th thoracic vertebra and extend to the root of the neck, ठीक है। 270 which part of the lung partially filled costodiaphragmatic recess and move in and out during inspiration, तो lingual एरिया होता है जो कोस्टल डायफ्रेगमेटिक एरिया को, इंफीरियर लिंगुअल एरिया मेनली, ठीक है। 271 a physician auscultate posterior and inferior border of lung किधर T10 पे। 272 both right laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve served which muscle will be spared, तो किर्कोथायरॉयड मसल रिकरेंट रंजन नर्व स्पेयर कर देती है, क्योंकि वो उसको सर्व नहीं करती किर्कोथायरॉयड मसल को। तो किर्कोथायरॉयड को कौन सी सप्लाई करती है? न्यूरोग्राफी में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है, स्पिरिट। 273 patient presented with a shortness of breath, scratchy sound with a no change in the respiration. On echocardiography, pericardial effusion is noted, which is best site to remove fluid. तो सबकोस्टल विद नीडल एंगल सुपीरियरली, नीडल का आप एंगल सुपीरियरली रखते हैं, और सबकोस्टल एरिया में आप उसको जो है वो इंसर्ट करके जो है वो एस्पायरेशन करते हैं। 274 ड्यूरिंग टेकियोस्टमी विच मसल्स आर रिट्रैक्टेड लेटरली, तो स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड को साइड पे किया जाता है ट्रेकियोस्टमी में, ठीक है। 275 द सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इन द सीए ब्रेस्ट फ्रॉम विच नोड, तो इंटीरियर और पेक्टोरल नोड्स होते हैं, या एक्सिलरी नोड्स जो मेनली होते हैं वो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में इन नोड से आती है, ठीक है। 276 द कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कॉजेज व्हाट, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की बात की है, और दूसरा लैटरल साइड ऑफ द आर्म पे भी जो सप्लाई कर होती है ये इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी एंड नर्व होती है, ठीक है। और सेंसरी लॉस होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व के साथ। 277 द स्टैब इंजरी एट 6 इंटरकोस्टल स्पेस, दोबारा से वही रिपीट है। 278 रिपीट है। एपार्ट्रियल ब्रोंकस किसको सप्लाई करता है? 279 स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ राइट वेंट्रिकल क्या है कि पल्मोनरी ट्रंक यहाँ से निकलती है राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोटा, वेरी गुड। 280 द लेफ्ट लोअर लोब डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द राइट लोअर लोब, क्योंकि उसमें एपिकल सेगमेंट नहीं होता। वैसे तो मेनली अगर बात करें तो सॉरी, मीडियो बेसल सेगमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें मिक्सचर बना हुआ था, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि एक साइड पे आपके मिडल लोब में मीडियल और लैटरल अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट लोअर लोब होता है वहां पे मीडियो बेसल नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह याद कर लो कि मीडियो बेजल एक साइड पे मीडियल था अलहदा से, लेकिन लेफ्ट लोअर लो में मीडियो बेजल जो है
नहीं होता, और राइट लोअर लोब में मीडियल साइड का मिडल में आ रहा होता है और फिर बेजल भी आ रहा होता है, मीडियो बेजल, उसमें वो मिक्स होता है, ठीक है, राइट लोअर लोब में। 281, द राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स? तो राइट लंग के जो हैं वो 3 लोब्स हैं, अपर मिडल एंड लोअर, और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं। 282, इन नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस ओवेरियन कार्सिनोमा सर्जरी डन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज? तो क्या डैमेज होगा? नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इंटरकोस्टल नर्व डैमेज होगी। 283, रिगार्डिंग सेगमेंटल ब्रोंकस टू क्या है? ये टर्शरी ब्रोंकस होता है, ये भी रिपीट है। 284, आफ्टर मेस्टेक्टमी क्या होगा? कौन सी नर्व मेनली विंगिंग ऑफ स्कैपुला के साथ डैमेज होगी? लॉन्ग लॉन्ग थोरैसिक, थोरेटिक। ठीक है, सेरेटस इंटीरियर मसल की बात कर रहा है, सॉल्ट निमोनिक है। बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया 285 रिपीट है। 286, थायराइड मूव विद द swallowing ड्यू टू प्री ट्रेकियल फेशिया, और प्री ट्रेकियल फेशिया का इंफेक्शन किधर जाता है, कौन से मेडियास्टम में? सुपीरियर एंटीरियर। बढ़िया सुन नहीं। वेरी गुड। 287, वेन कंपनी द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रिपीट है। 288, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मसल इंक्रीज द ट्रांसफर डायमीटर रिपीट है। 289 रिपीट है, ब्रोंकस की लेंथ पूछ रहा है। 290, अपर लैटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इंक्लूड्स व्हाट? तो इंटीरियर और पेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये भी रिपीट है, ठीक है। और लोअर लैटरल लिम्फेटिक कौन से हैं? ब्रेस्ट के मैम डायफ्रामेटिक में जाएगा, और वो इंटीरियर पेक्टोरल में मेनली इंटीरियर पेक्टोरल है, साथ डायफ्रामेटिक और वो फ्लैनिक भी है जी जी ऐसे। डायफ्रेगमेटिक हो जाएंगे, और मेनली कौन से हो जाएंगे? ये पेक्टोरल या एक्सिलरी लिम्फ। 291, द नर्व पासेस बिटवीन C5 C6, तो कौन सी चूज करेंगे? C6 नर्व कौन सी डैमेज होगी? C6। और बाई ट्राइसेप में C6 C7 C8 में से कौन सी नर्व अगर बात करूंगी तो डैमेज कौन सी होगी? C6 C7 C8 में से ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप में C7 होगा C7 डैमेज, ट्राइसेप में। ठीक है। और C5 C6 किसकी होती है? ब्रेकिल की, बाइसेप्स की। बाइसेप्स। बाइसेप्स की, सॉरी। 92, फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ एवी वॉल, ये रिपीट है, कॉर्डेट टेंडन को डैमेज करेगा। 293, राइट हार्ट फेलियर डायरेटेड राइट एट्रियम रिस्ट्रक्चर विल आल्सो बी डायलेटेड अलोंग विद इट, तो कोरोनरी साइनस डायलेट हो जाएगा, ठीक है। 294, द स्टैब वुंड एट द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये रिपीट है। 295, लेफ्ट लोअर बॉर्डर, ये रिपीट है कि मीडियो बेजल उसमें नहीं होता। अच्छा, फिर 296, द ब्लड सप्लाई ऑफ राइट मिडल लोब ऑफ द लंग इज द ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। और 297, वाइल परफोरेटिंग ब्रोंकोस्कोपी फर्स्ट स्ट्रक्चर विजुअलाइज बियॉन्ड द कैराइना क्या होगा? अपर लोब ब्रोंकस, ठीक है, ऊपर वाला लोब पहले पता चलेगा। एंटीरियर टू द राइट लंग रूट रिपीट है। 298, सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग कंटेन ग्रूव ऑफ आर्च ऑफ एयोटा, ये रिपीट है, ठीक है, क्योंकि आर्च ऑफ एयोटा उसके आगे से पास कर रहा होता है। 300, एयोटिक ओपनिंग वाला रिपीट है। 301, thoracic surgical procedure, the surgeon should care the structure while ligating the internal thoracic artery, तो क्या इंटरनल thoracic artery के साथ कौन सी नर्व मूव करती है? इप्सिलैटरल फेरेनिक नर्व। तो जब भी इंटरनल thoracic artery को डैमेज होने से बचाना है तो उसके साथ इप्सिलैटरल फेरेनिक नर्व को स्पेयर करना है, ठीक है, उसको स्पेयर करना है जब भी कभी thoracic सर्जरी करनी है तो, ठीक है। और इप्सिलैटरल फेरेनिक नर्व क्या कर देगी? डैमेज किस चीज को करेगी? डायफ्राम मैडम, सेम डायफ्राम, डोम ऑफ डायफ्राम, सेंट्रल पार्ट ऑफ दो डायफ्राम ऑप्शन की आती ना। हैं, क्या क्या हम चूज कर सकते हैं? डायफ्रेगमेटिक क्या होगा पहले? मीडियल मतलब प्लूरा भी जा सकता है, उसकी सेंसेशन भी जा सकती है मीडियस्टल प्लूरा की साथ पहले क्या डायफ्राम जाएगा? की। सेंसेशन से पहले क्या जाएगा? सीक्वेंस क्या है इसका? मुझे नहीं पता, लेकिन रेस्पिरेशन शायद चली डॉक्टर जाएगी। उत्तरा सीक्वेंस बताएं, कल हमने किया है। डॉक्टर आतिका आप बता दें, याद है आप लोगों को सीक्वेंस? फेरेनिक नर्व डैमेज से याद रखें कि सीक्वेंस क्या है हमारे पास फेरेनिक नर्व डैमेज से। सबसे पहले एक साइड का जो डायफ्राम की पैरालिसिस है वो हो जाएगी, ठीक है। डायफ्राम पैरालिसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ सेंट्रल टेंडन, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है। डायफ्राम पैरालिसिस इज ग्रेटर देन लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ सेंट्रल टेंडन, ठीक है, अगर फेरेनिक नर्व डैमेज होगी।
303, 302 arch of aorta wholly lies in superior mediastinum. Repeat है 303 a surgeon performing open heart surgery which structure he should be care of anterior mediastinum to thymus. Repeat है 304 in the semi conscious state with the subclavian steal syndrome के साथ. रिपीट है 305 राइट बंडल ब्रांच इज प्रेजेंट इन द, ये जो है वो हमने कल क्या क्या किया था, हमने किया था एसए नोड, एवी नोड और कंडक्टिव सिस्टम. ठीक है, फिर उसके बाद एसए नोड किधर पड़ा हुआ था, पर बॉर्डर और सर्कल से हमारे सल्कस टर्मिनालिस के अपर बॉर्डर पे. एवी नोड किधर पड़ा हुआ था, लोअर पार्ट पड़ा हुआ था इंटर आर्टीरियल सेप्टम में. ठीक है, फिर एवी बंडल मेम्ब्रेनस आईवी सेप्टम में था. सेप्टो मार्जिनल ट्यूबरकल जिसमें मॉडरेटर बैंड्स भी होते हैं उधर राइट बंडल ब्रांच थे. फिर उसके बाद जो मस्कुलर पार्ट ऑफ आईवी सेप्टम होता है, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम का जो मस्कुलर पार्ट होता है उसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच पड़ा होता है. ठीक है, मस्कुलर पार्ट में लेफ्ट बंडल ब्रांच पड़ा होता है. एसए नोड किधर होता है, सब एपिकार्डियम में. एवी नोड किधर होता है, एवी नोड किसमें होता है, एंडोकार्डियम, और कंडक्टिंग सिस्टम किसमें होता है, सब एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम. वेरी गुड. 306 इन एओर्टिक ओपनिंग. रिपीट है 307 स्ट्रक्चर इन द पोस्टीरियर mediastinum. रिपीट है 308 द फर्स्ट स्ट्रक्चर encountered by the bullet after piercing the chest wall muscle will be the endothoracic fascia. ठीक है, ये भी रिपीट है. 309 ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बिहाइंड द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग कॉजेज द कंप्रेशन ऑफ इच स्ट्रक्चर. तो एओर्टा का कंप्रेशन करेगा लेफ्ट लंग में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में. ठीक है, अब और जो अयोटा होगी वो कौन सी होगी, ये जो डिसेंडिंग अयोटा आ रही होगी वो उसको कंप्रेस करेगा. ठीक है, लेफ्ट रूट लंग के, और आगे आर्च ऑफ अयोटा आगे से पास कर रही होती है. 310 abscess in the pre-vertebral fascia will become superior mediastinum anterior to the vertebral bodies. ठीक है. 311 terminal bronchioles contain what, तो उनके अंदर क्लारा सेल्स होते हैं, ये आप लोगों ने पहले ही बताया था. 312 a patient presented in semi-constipation subclavian steam syndrome. repeat है 313 anterior two-third interventricular septum is supplied by लैड, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. रिपीट है 314 नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस में वो सैंपल ले रहा है तो क्या डैमेज होगा, नर्व डैमेज होगी. रिपीट है 315 मसल्स ऑफ फोर एक्सपायरेशन. रिपीट है 316 लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच सप्लाइड बाय दी एलसीए. जो बंडल ब्रांच हैं वो मेनली एलसीए से सप्लाई हो रहे हैं. फिर उसके बाद है 317 अ पेशेंट हैविंग एमआई लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इंफेक्शन, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा. रिपीट है 318 which artery block causes infarct at apex of the heart पे कौन सी होती है, मेनली सप्लाई जो करती है वो कौन सी है, लैड, और उसके बाद मार्जिनल आर्टरी, वेरी गुड. एंड आफ्टर marginal artery supply to the marginal artery RCA supply which node, after supplying to the marginal artery RCA supply AV node, जी AV node, AV node. AV node. 319 a stab wound in the fifth intercostal space 4 centimeter deep structure is the pericardium. repeat है pulmonary artery supply alveoli. repeat है 321 posterior dilation of the left lung hilum. ये भी repeat है vagus nerve दोनों के पीछे होता है. anterior two-third of the interventricular septum is supplied by लैड. ठीक है, ये भी रिपीट है 232 पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा फोर्थ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर पेरिकार्डियम एंड हार्ट वाज इंजर्ड विच चैम्बर इज अफेक्टेड, तो राइट एट्रियम अफेक्ट होगा. ठीक है, एक्सटर्नल बॉर्डर के मीडियल साइड पे वो बात कर रहा है. ठीक है, मीडियल हमने वैसे 6 कोस्टल कार्टिलेज पढ़ा है, और अगर मीडियल साइड ऑफ द बॉर्डर मीडियल बॉर्डर की बात करें, राइट बॉर्डर की बात करें तो वो राइट एट्रियम बनाता है, तो राइट एट्रियम डैमेज होगा. 324 patient had MI, ECG, ST elevation 2, 3 AVF and vessels involved is the right coronary artery. And right coronary artery causes which type of MI? inferior wall, Inferior wall MI. 325. Most of the left ventricle, left bundle branch and right bundle branch. Repeat MCQs. 326 epiarterial bronchus. Repeat है. 327 which structure is injured behind the sternum. Repeat है. 328 patient came in ER with the chest pain, ECG, X-ray किया, cartilaginous and infarctosis joint देखे. Repeat है. 329 प्लूरोसिंथेसिस सेफ एनाटॉमिकल लोकेशन. रिपीट है. अच्छा, इंटरकोस्टल स्पेस का अपर बॉर्डर का लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, और
रिब का अपर के लोअर बॉर्डर, रिब का अपर, रिब का अपर बॉर्डर, वेरी गुड। 330 the side wound at the left intercostal space 4 centimeter deep to the left to the sternum pericardium, repeat है। 331 stab injury in the sixth intercostal cartilage, repeat है। 332 ligamentum arteriosum, ये वही लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्च ऑफ अयोर्टा के दरमियान जाती है। और कौन सी नर्व होती है जो इसके गिर्द घूमती है? लेफ्ट रिकरेंट रिलेंसर, Which of the following 333 anterior relation of the root of the lung to phrenic nerve है? ठीक है, अयोटा पोस्टीरियर टू द लेफ्ट रूट ऑफ लंग है और आर्च ऑफ अयोटा इंटीरियर है, ये याद रखना है, आर्च ऑफ अयोटा लिखा हुआ होना चाहिए। 334 which of the following nerve provides motor supply to the diaphragm? Phrenic nerve, repeat है। 335 10th intercostal nerve passes rectus at the level of umbilicus, T10 is at the level of umbilicus, ठीक है, तो 10th intercostal nerve और T10 umbilicus का level है, ठीक है। 337 the apex of heart is supplied by the राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, या लैड होना चाहिए लिखा हुआ। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन लेफ्ट लंग जो है वो दोनों दोनों साइडों पे 10 होते हैं, अगर 10 नहीं है तो उसमें 9 को चूज कर लिया, ठीक है। 338 वेगस नर्व पासेस थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10, ठीक है, और किसके साथ पास करती है वेगस नर्व? इसोफिगस, एसोफेगस, ट्रेकिया के साथ, किसके साथ? ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान। इसोफिगस, ठीक है, सही है। और इसोफेगस, T10 में इसोफेगस पास करती है, वेगस नर्व पास करती है, और कौन सी वेसल्स पास करती हैं? गैस्ट्रिक लेफ्ट वेसल्स, गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, नॉट ओनली गैस्ट्रिक। अच्छा जी, 339 फोर नंबर आर्टरीज जो हैं वो अयोटा से डायरेक्टली अराइज करती हैं। 340 लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक होगा तो रिपीट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज होगा। 341 विच सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड द प्राइमरी नर्व सप्लाई टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये भी रिपीट है। T1 से T4 ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स के लिए, ठीक है। 342 in myocardial infarction most common artery involved is the anterior descending interventricular artery, जो कि लैड की ब्रांच है, जिससे जो मेनली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच आती है, ठीक है। 343 पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस जो है वो फ्रेनिक नर्व से जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वेगस नर्व किसको सप्लाई करती है हार्ट में? कौन सी? एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, विसरल वाली। विजुअल लेवल, वेरी गुड। Question number 344 person with atrial fibrillation now cannot speak and walk having exaggerated plantar reflex, so which artery is involved? Anterior communicating artery involved होगी है, और ये बैरी एनोरिज्म के साथ एसोसिएशन है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन हुई, ठीक है, और उसका जो अगर कोई क्लॉट गया तो वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में बैरी एनोरिज्म के साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर वो ना बोल सकेगा ना चल सकेगा, ठीक है। 345 the greater risk of pneumothorax by the central venous catheter is when it is placed in the right subclavian vein की जगह पे अगर प्लेस किया जाए तो न्यूमोथोरैक्स का ग्रेटर रिस्क होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 346 द राइट लंग हैज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मिडल लोब रिमूव सर्जिकली, सेगमेंट्स इंक्लूड व्हाट? मीडियल एंड लैटरल, मिडल लोब में होते हैं राइट लंग के। 347 डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ राइट लंग फ्रॉम द लेफ्ट लंग क्या है? कि नो नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं राइट लंग के वो ज्यादा होते हैं, प्राइमरी अपर मिडल एंड लोअर लोब के जो ब्रोंकाई हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद 348 इन क्वाइट रेस्पिरेशन मसल्स विच इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द thorax इज इंक्रीज्ड बाय डायफ्राम, रिपीट है। 349 a young man sustained RTA with the multiple rib fracture has difficulty in breathing and you notice that he is moving more during the breathing, which muscle helps in breathing? तो external oblique muscle, accessory muscles, ये रिपीट है। 315 नॉर्मल पर्सन विच इन्वॉल्व इन द फोर्स एक्सपायरेशन इन रेक्टस abdominis मसल या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ये भी रिपीट है। 351 चेस्ट ड्रेन पास टू द लोअर क्वार्टर ऑफ द रिब, तो डैमेज ना होगी, रिपीट है। रेक्टस आर्टरियोसिस इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के दरमियान डक्टस आर्टरियोसिस एंड लिगामेंटम आर्टरियोसम इज बिटवीन द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है। 353 a young boy
with the repeated RTA has bronchopulmonary sequestration which will show anomaly, तो segmental morphology है, ठीक है। रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और ब्रोंकोपल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन हो रही हैं, तो जो सेगमेंट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली किधर होगी, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में, ठीक है। 354 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्ट, तो एलसीए जो है वो एलसीएक्स और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी उसकी ब्रांचेस देती है, ठीक है। 355 मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द रिब फ्रैक्चर, ये एंटीरियर टू द एंगल ऑफ रिब रिपीट है। 356 posterior lateral infarct artery involved, ये भी रिपीट है। posterior lateral wall of the heart blood supply रिपीट है। 358 between stomach body and pylorus what is present, तो एंट्रम होता है स्टमक बॉडी और पाइलोरस में, ये हम एब्डोमेन में करेंगे स्टमक के साथ। 359 विच स्ट्रक्चर आर्चेज ओवर द रूट ऑफ द राइट लंग, तो एजाइगस वेन है, रिपीट है। 360 विच वेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर वेना केवा, तो वेगस वेन है। 361 थोरेसिक डक्ट्स कौन से लेवल पे स्टार्ट होती है, T12 के लेवल पे, ये भी रिपीट है। 362 इंटरकोस्टल नर्व्स किससे होती है, डॉर्सल रमाया और स्पाइनल नर्व से, रिपीट है। 363 स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू द लेफ्ट आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम, तो कॉर्टिटस लंबोरम में लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के साथ जो था कॉर्टिटस लंबोरम था। पोस्टीरियर उसके लिए होता है 364 विच इज एंटीरियर टू द रूट ऑफ द लंग, तो क्या होता है, फ्रेनिक नर्व एंटीरियर, वेगस नर्व पीछे, पैसेंजर्स वैन। 365 रिगार्डिंग एलसीए 2 क्या होता है, जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की वो ब्रांच देता है एट इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लैड की ब्रांच देता है। 366 विच वन इज फॉल्स रिप, तो ये भी रिपीट है। 367 पोस्टीरियर ब्रांच है दी एओर्टिक बाइफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सी होती है, मीडियन सैक्रल आर्टरी, ठीक है। एओर्टिक बाइफिकेशन की पोस्टीरियर जो ब्रांच है वो है मीडियन सैक्रल आर्टरी, और पोस्टीरियरली सिर्फ यही मीडियन सैक्रल आर्टरी ही निकल रही होती है पोस्टीरियरली, ठीक है। 368 इन अ नॉर्मल पर्सन विच मसल्स इन्वॉल्व इन फोर्स, रिपीट है। अबाउट कार्डिक प्लेक्सिस रिपीट है। 370 फॉलिंग वेन ओपन इनटू द राइट एट्रियम, रिपीट है। 371 क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस, रिपीट है, जिसमें ऑसिपिटल एंड ग्रेटर ऑरिकुलर होते हैं। 372 लोअर 9 पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरीज द ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग aorta, रिपीट है। 373 पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज कैरिड बाय द phrenic nerve, रिपीट है। 374 पोस्टीरियरली इंफीरियर लिमिट ऑफ लंग, हाँ बस बाकी सारे भी रिपीट ही हैं वैसे। अच्छा, किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक थॉरेक्स में, थॉरेक्स समझ आ गया। नींद तो नहीं आने लगी क्योंकि इतने सारे अब रिपीट थे, और मैंने बड़ी स्पीड में फिर वो पढ़े हैं कि क्योंकि सारे ही रिपीट थे, ठीक है। अब ये सब ना रिपीट थे बीच में, अब ये आगे वाले सभी रिपीट हैं, तो इसलिए यहाँ से मैं छोड़ भी दी है अब। तो किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक, सुन भी रहे हो कि बस सो गए हो, आते तो बीच में से क्लास में से चले गए हैं, शायद वो थक गए थे। हाँ मैंने स्पीड में करा दी है ताकि वो सारे रिपीट थे, इसलिए कोई ऐसा रह नहीं गया था बीच में के। यही आते हैं जो एनाटमी के आएंगे, ऑलमोस्ट यही आएंगे, एनाटमी में यही आएंगे ज्यादा इंशाल्लाह, ये इसमें ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं करते वो लोग, एनाटमी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रो में, पैथो में, ठीक है। और वो ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती। और पार्ट वन जो होता है वो तकरीबन इन्हीं चीजों का होता है, और वो ही पेपर जरा आसान होता है। पार्ट टू क्योंकि स्पेशलिटी का हो जाता है और उसमें क्लिनिकल वो कुछ ज्यादा ही घूम घुमा के पूछ रहे होते हैं, इसलिए ना। लेकिन पार्ट टू भी आपका नर्व्स पे कंट्रोल हो तो आप लोग कर लेते हो। बाज दफा आपको ऑप्शन समझ ही नहीं आती है, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि ऑप्शंस जो है ना वो बहुत आराम से और गौर से पढ़नी है, क्योंकि ऑप्शन समझ नहीं आती, ठीक है। जी बताएं डॉक्टर अब्दुल रहमान को कोई, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में कौन कौन सी आती है, फर्स्ट टू में कौन सी आती है।
पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो है ना, जो फर्स्ट टू है उन पे, फर्स्ट टू सुपीरियर में आती है सुपीरियर इंटरकोस्टल, हाँ जी। और लोअर नाइन जो है ना वो डिसेंडिंग एओर्टा से आती है। जो जी ऊपर वाली सुपीरियर इंटरकोस्टल है वो मेरे ख्याल से है सबक्लेवियन से, जी सर। सबक्लेवियन की भी सुपीरियर इंटरकोस्टल वो है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ द सबक्लेवियन से आती है शायद। ठीक है। ओके डॉक्टर अब्दुल रहमान, वेरी गुड डॉक्टर हमजा। तो पेपर में यही आएगा इंशाल्लाह। तो इजी आएगा पेपर, उतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अगस्त अटेम्प्ट में भी बहुत हद तक इजी पेपर्स ही आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते। बट इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी भी कैसी है, ठीक है। और अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और स्टेटमेंट को बाकायदगी से पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे से क्या मिस्टेक होती रही कि ये मैं पहली जब फर्स्ट अटेम्प्ट शायद मैंने दी उसमें, तो ये था कि मेरी रिवीजन नहीं अच्छी थी, ठीक है। तो रिवीजन एक अच्छी करो, एक तो ये बात, ठीक है। बार बार रिवाइज करो एमसीक्यूज को। डबल ए इसलिए आप लोगों को करवाई जा रही है क्योंकि मैंने तो डबल ए की ही नहीं थी, तब मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा कि रफी कर लिया, एसके कर लिया, एक दफा बहुत है, बट इट्स नॉट इनफ वन टाइम ना। आप जब पेपर वन करते हैं और पेपर वन में रिपीट इतने सारे होते हैं, और रिपीट के अगर आप नंबर ले जाते हो, अब आप 85 to 90%, तो वो आपको पेपर टू में कंपनसेट करता है, ठीक है। तो एक पेपर दूसरे पेपर को कंपनसेट करता है। इट्स सेड के हर दोनों पेपर में 75% चाहिए होती है, मार्क्स नहीं डिपेंड करते। हर एमसीक्यूज के अपनी एक परसेंटेज होती है, ठीक है। तो अगर आप पहले ही पेपर में जिसमें रिपीट आना है, अगर उसी एक पेपर में आप बेशक पार्ट वन आए या पार्ट टू रिपीट हो, तो एक रिपीट होता है, मैक्सिमम रिपीट होता है जिसमें। तो अगर उसी में आप अच्छा स्कोर कर लो तो वो आप दूसरा पेपर आपको सपोर्ट करता है उस पेपर, ठीक है। जैसे मैंने ही अटेम्प्ट दी तो मेरा क्या था कि मैंने एक जो मेरा पार्ट वन था उसमें मेरे जो है वो तकरीबन 85 to 90 एमसीक्यूज ऐसे थे जो रिपीट थे, ठीक है। और वो मुझे इस तरह आते थे कि मैंने डबल ए की हुई थी, डबल ए से वंस की हुई थी, ज्यादा नहीं की हुई थी। लेक्चर्स उसके सुने हुए थे डबल ए के अच्छे से, और इसके अलावा एस केस की हुई थी, ठीक है। तो रिपीट में अगर आप 85 to 90 स्कोर कर लो तो पेपर टू में, क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है, और वो क्योंकि नए एमसीक्यूज आ रहे होते हैं तो वो नए मुश्किल लग रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो अगर आप पेपर वन में आपने अच्छे खासे नंबर स्कोर कर लिए हैं आउट ऑफ 100, तो उसमें आपको पेपर टू में अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे आप कहते हो ना कि पहले एमसीक्यूज कुछ कर लो और फिर आप बाद में करो, तो मैंने 60 एमसीक्यूज सिर्फ किए थे पहली अटेम्प्ट में। लेकिन 75% चाहिए होती है ईच पेपर में क्रॉस करने के लिए। तो ये है कि अगर एक पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो और दूसरे पेपर में चलो आप 70 एमसीक्यूज तक भी कर लो, 70 MC 5 ना करो, लेकिन अगर एक में स्कोर अच्छा कर लिया वो दूसरे को कंपनसेट कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए है कि एक पेपर जो रिपीट आना है उसको तो अच्छे से कर दो, ठीक है। बाकी दूसरे का फिर जो है वो आपको कॉन्सेप्ट्स है हर चीज का, तो वो दूसरा भी आप कर लोगे, ठीक है। ओके, कल की क्लास नहीं होगी, परसों से हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थॉरेक्स हमारा एंड हो गया, ठीक है। अब हमारा शेड्यूल में माइक्रो है, तो परसों हम माइक्रो करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जैसे जैसे शेड्यूल चलता रहेगा वैसे वैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम क्वेश्चन था सॉरी pelvic perineum नहीं करेंगे? डॉक्टर सबा, आपकी आवाज बहुत मैम pelvic बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड वॉइस थी, काइंडली आप दोबारा से पूछ लें। ओके फाइन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। पेल्विक एंड पेरिनियम, अच्छा पेल्विक एंड पेरिनियम, पेल्विस एंड पेरिनियम देखती हूँ टाइम टेबल में, नहीं तो फिर डॉक्टर हसीब से बात करती हूँ। अगर टाइम टेबल में ना हुआ तो फिर उनसे कहती हूँ कि उसको कहीं ऐड करें पेल्विस एंड पेरिनियम को, क्योंकि मेरे हाथ से आगे जाके abdomen एंड पेल्विस आएगा टाइम टेबल में। abdomen एंड पेल्विस तो मैंने देखा था एक जगह, वो जब आएगा तो तब हम कर लेंगे अभी। हाँ, वो abdomen एंड पेल्विस में कराऊंगी, ठीक है।
एब्डोमेन एंड पेल्विस जब आएगा तो फिर करवाएंगे। अब तो हमारी माइक्रो एम्ब्रियो, सेल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, नेफ्रो ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जब एब्डोमेन पेल्विस आएगा तो उसमें, ठीक, ओके। एब्डोमेन तभी होगा जब एब्डोमेन पेल्विस आएगा तब, ठीक है। अभी अब एनाटमी इतनी थी अभी, ठीक है। बाकी आप एनाटमी के लेक्चर्स ले लें, तो जब हम वो करेंगे तो हम डबल ए कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, हाँ वो है ना अभी, तब करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।